दोस्तों, दिल्ली के अंदर एक एसपी साहिबा किसी केस के सिलसिले में अपनी गाड़ी से कहीं जा रही थी। जैसे ही वो धौला कुआं के पास पहुंचती हैं और वहां की लाल बत्ती के पास उनकी गाड़ी रुकती है तो उनकी गाड़ी के नज़दीक एक 8-9 साल का छोटा सा बच्चा आता है और उनके गाड़ी के दरवाजे को खटखटाने लगता है। एसपी साहिबा अपनी गाड़ी के शीशे को खोलती हैं और जैसे ही उस लड़के को देखती हैं तो काफ़ी देर तक उसे देखती रहती हैं। काफ़ी दुखी होती हैं उस लड़के की हालत को देख करके, क्योंकि उस लड़के की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। वो लड़का फटे पुराने मैले कुचैले कपड़े पहना हुआ था और उसकी एक हाथ टूटी हुई थी। उस लड़के को जब देखती हैं तो काफ़ी देर तक देखती ही रह जाती हैं और अपनी गाड़ी के दरवाजे को खोल करके और वो बाहर निकल जाती हैं। उस लड़के से पूछती हैं, बेटा तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? वो लड़का कहता है, मैडम मेरे माता पिता नहीं हैं, मैं एक अनाथ हूँ। जैसे ये बात वो एसपी साहिबा सुनती हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लग जाता है। उस लड़के की हालत को देख करके बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती हैं और अपने ड्राइवर से कहती हैं कि गाड़ी को साइड में लगाओ। उनका ड्राइवर गाड़ी को साइड में लगाने लग जाता है और उस लड़के के हाथ को पकड़ करके और एसपी साहिबा रोड के किनारे लेकर के जाती हैं। उस लड़के से काफ़ी देर तक बातें करती रहती हैं और कहती हैं, बेटा तुम क्यों यहाँ पर भीख मांगते हो? वो लड़का सारी चीज़ें बताता है और कहता है कि मैं एक अनाथ हूँ और मैं यहीं पर इसी लाल बत्ती के पास भीख मांग करके और किसी तरह से गुजारा करता हूँ। तभी वहाँ पर और भी 2-4 लड़के जो उस लाल बत्ती के ऊपर भीख मांग रहे थे वो इकट्ठा हो जाते हैं और उसी में से एक लड़का जिसका नाम भानु था वो एसपी मैडम को बताने लगता है, मैडम ये झूठ बोल रहा है, ये डर के मारे आपके सामने कुछ नहीं बोल पा रहा है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हम लोगों से यहाँ पर ज़बरदस्ती भीख मंगवाया जाता है। हम सभी यहाँ पर जितने भी लड़के भीख मांग रहे हैं सभी एक अच्छे अच्छे घर के बच्चे हैं, लेकिन हम लोग का अपहरण करके और एक यहाँ पर गैंग काम करता है। वो गैंग के लोग हम लोग का अपहरण करके और यहाँ पर ले आकर के अपने पास रखते हैं और हमारे किसी का हाथ तोड़ करके, किसी का पैर तोड़ करके और किसी का कुछ करके, किसी का कुछ करके और हम सबको यहाँ पर भीख मांगने के लिए मजबूर करते हैं। जब जैसे ही एसपी साहिबा ये बातें सुनती हैं उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है और उस सारे लड़कों को इकट्ठा करके और उनसे सारी बातें जानने की कोशिश करने लग जाती हैं। जब सारे बच्चे एकजुट होकर के सारी बातें उनको बताते हैं तो सारे बच्चों की बात सुनने के बाद एसपी साहिबा की आंखों से आंसू बहने लग जाता है और एसपी साहिबा सोचने लगती हैं कि आखिर आज के ज़माने में कितने निर्दयी लोग हो चुके हैं कि छोटे छोटे बच्चों से अपने फ़ायदे के लिए कितने गलत काम करवाते हैं। दोस्तों, ये सारी बातें जानने के बाद एसपी साहिबा एक कठोर निर्णय लेती हैं और उस निर्णय को पूरा करने के लिए उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसे जान करके आपके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आखिर एसपी साहिबा ने ऐसा क्या किया था? क्या इन बच्चों को उन्होंने न्याय दिलाया था? और आखिर इन बच्चों के साथ क्या हो रहा था? कौन ऐसा गैंग था जो इन बच्चों के साथ इस तरह से निर्दयतापूर्वक व्यवहार कर रहा था और इन बच्चों का हाथ पैर तोड़ करके और इनसे इस तरीके से भीख मंगवा रहा था? दोस्तों, पूरी कहानी को जानने के लिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, बहुत ही मार्मिक कहानी है, बहुत ही दिल को द्रवित कर देने वाली कहानी है। इस कहानी में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, बिहार के छोटे से गांव की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम महिमा था। महिमा बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा होशियार थी। महिमा का बचपन से ही सपना था कि पढ़ लिख करके उसे एक बड़ा अधिकारी बनना है। लेकिन जिस गाँव में महिमा ने जन्म लिया था उस गाँव के लोग काफ़ी बैकवर्ड थे और उस गाँव में जैसे ही लड़कियां 7वीं-8वीं क्लास में जाती थी उन लड़कियों को पढ़ाई लिखाई छुड़वा दिया जाता था और उन्हें घर का कामकाज सिखाने लगते थे लोग। वहाँ के लोगों का मानना था कि लड़कियों को पढ़ाई लिखाई ज़्यादा करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लड़कियों को घर का काम अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि शादी विवाह करने के बाद उन्हें अपने घर का संभालना होता है, उन्हें घर का काम काफ़ी अच्छे से आना चाहिए। और इसीलिए जैसे ही लड़कियाँ 7वीं-8वीं क्लास पास करती थी उनकी पढ़ाई लिखाई छुड़वा करके और घर का काम सिखाने लगते थे। और यही बातें महिमा के साथ भी होती। महिमा जैसे ही 7वीं क्लास पास करती है उसके माता पिता कहते हैं, बेटी अब पढ़ाई बहुत हो गया है, अब पढ़ाई बंद करो, अब घर का काम सीखो, 2-3 साल घर का काम सीखोगी, उसके बाद 2-3 साल के बाद तुम्हारी शादी कर दी जाएगी, क्योंकि अब धीरे धीरे तुम्हारी शादी की उम्र भी हो रही है। महिमा अपने माता पिता को समझाती है और कहती है, पिताजी अब समय बदल चुका है और पढ़ाई लिखाई करवाना ये सबसे बड़ा माँ बाप का कर्म है, इसलिए मुझे पढ़ने दीजिए। मेरा सपना है कि पढ़ लिख करके मुझे एक बड़ा अधिकारी बनना है, इसलिए मुझे कम से कम 12वीं क्लास तो पास कर लेने दीजिए। अपने माता पिता को बहुत समझाती है तो किसी भी तरह से उसके माता पिता मान जाते हैं और फिर वो अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखती है और किसी भी तरह से वो काफ़ी अच्छे नंबरों से 10वीं क्लास पास करती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबरों से 12वीं क्लास पास करती है।
लेकिन जैसे ही वो 12वीं क्लास पास करती है, फिर से उसके माता पिता उसके ऊपर दबाव बनाने लगते हैं और कहते हैं, बेटी तुम्हारे कहने के अनुसार हम लोगों ने तुम्हें पढ़ने दिया, अब तुमने तो 12वीं क्लास भी पास कर लिया है, अब तुम्हारी शादी हम करके ही मानेंगे, अब तुम किसी भी तरह का बात नहीं करना। महिमा अपने माता पिता के दबाव में आ जाती है और कहती है, ठीक है आप लोगों की जैसी मर्जी वैसा करिए, लेकिन मेरी शादी ऐसे ही जगह पर करिएगा जहाँ पर मुझे पढ़ने लिखने दिया जाए। उसके पिता कहते हैं, ठीक है बेटी, ऐसा ही लड़का मैंने ढूंढा है, ऐसा ही घर परिवार है और वहाँ पर हम तुम्हारी शादी करेंगे। लड़का बहुत ही अच्छा है और उनका खुद का घर का बिजनेस है, कपड़े की दुकान है, वहाँ पर तुम्हें पढ़ाई लिखाई करने से कोई भी नहीं रोकेगा। महिमा जब अपने माता पिता की बातें सुनती है तो शादी के लिए तैयार हो जाती है और उसके बाद शादी का दिन तय करके और निश्चित समय पर उसकी शादी कर दी जाती है। जिस लड़के से उसकी शादी होती है उस लड़के का नाम विनोद था और उसका एक अच्छा खासा परिवार था। उसके घर का कपड़े की दुकान थी जिसको उसके पिताजी भी चलाते थे और विनोद भी उस कपड़े की दुकान पर रहता था। अच्छी खासी इनकम थी, खेती बाड़ी भी अच्छा खासा था। और जब महिमा शादी करके विनोद के साथ अपने ससुराल जाती है तो ससुराल को देख करके काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि हर चीज़ की व्यवस्था उनके घर में था, खाने पीने से लेकर के किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। और महिमा जब ये सारी चीज़ें देखती है तो बहुत खुश हो जाती है और धीरे धीरे अपने परिवार में मशगूल हो जाती है। कुछ दिनों तक अपने पति के साथ अपनी ज़िंदगी को काफ़ी अच्छे तरीके से काटने के बाद अपने पति से एक दिन कहती है कि मुझे पढ़ना है और पढ़ करके मुझे एक बड़ा अधिकारी बनना है। तो विनोद पहले तो कहता है कि ठीक है पढ़ना, लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतने लग जाता है और विनोद के माता पिता महिमा को कहने लगते हैं कि बेटी अब पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है, घर परिवार संभालो, बच्चे वगैरह हम लोगों को भी ज़रूरत है, हम लोग भी नाती पोता चाहते हैं, इसलिए अपने घर परिवार को संभालो, अपने पति पर, अपने ऊपर, अपने सास ससुर के ऊपर, अपने घर के ऊपर ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई का अब कोई मतलब नहीं है। और जब भी वो कापी किताब लेकर के पढ़ाई लिखाई करने के लिए बैठती, उसकी सास उसे डांटने लग जाती और उसकी किताबें उसके हाथ से लेकर के और दूर रख दिया करती और कहती है कि पढ़ाई लिखाई मत करो, काम करो घर का, अपने घर को संभालो। ये सारी चीज़ें जब उसके साथ होने लगती है तो अपने पति को एक दिन कहती है विनोद से कि देखिए ऐसी ऐसी बातें हैं, मेरे सास ससुर मुझको पढ़ने नहीं देना चाहते हैं और मेरा सपना बचपन से ही है कि मुझे एक बड़ा अधिकारी बनना है। आप अपने माता पिता को समझाइए और मुझे पढ़ाई लिखाई में इस तरह का बाधा मत डलवाइए। लेकिन उसके बाद विनोद भी कहता है कि जब मेरे माता पिता नहीं चाहते हैं कि तुम पढ़ाई करो तो क्यों पढ़ाई के पीछे पड़ी हुई हो, यहाँ घर पे किसी चीज़ की कोई कमी तो है नहीं, यहाँ पर हर चीज़ का बंदोबस्त है, कोई पैसे रुपए की यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम पढ़ाई के चक्कर में क्यों पड़ी हो, अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से एंजॉय क्यों नहीं करती हो। जब ये बातें महिमा सुनती है तो काफ़ी दुखी हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाता है और फिर एक बार वो विनोद को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखिए मेरा बचपन से सपना है कि मुझे पढ़ लिख करके एक अधिकारी बनना है और इस तरह से आप लोग मेरे बीच में इस तरह से अड़ंगा मत डालिए। लेकिन विनोद कहता है कि नहीं, जो मेरे माता पिता चाहते हैं उसी हिसाब से तुम्हें काम करना पड़ेगा और तुम अगर इस तरह से अगर कुछ करोगी तो अच्छा नहीं होगा। काफ़ी उस दिन तक महिमा को उस दिन काफ़ी डांटता है। महिमा बहुत दुखी होती है और जब विनोद चला जाता है तो महिमा फूट फूट करके रोने लगती है और सोचने लगती है कि अब शायद मेरे जो सपने थे उस सपने सारे बिखर चुके हैं, अब मैं अपने सपनों को जी नहीं पाऊंगी। और यही सोच सोच करके रात भर वो उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। लेकिन दूसरे दिन फिर एक बार हिम्मत करती है और फिर विनोद को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन विनोद काफ़ी गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होने के बाद विनोद उस दिन उसको एक थप्पड़ भी लगा देता है। जब थप्पड़ वो खाती है तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और अपने माता पिता को फ़ोन करके कहती है कि पिताजी ऐसी ऐसी बातें हैं, जब आप लोग शादी कर रहे थे तभी मैंने कहा था कि इस तरह से ऐसे घर में शादी मत कर देना कि मेरी पढ़ाई लिखाई में बाधा आए। मेरा बचपन से ही सपना था है कि मुझे पढ़ लिख करके एक बड़ा अधिकारी बनना है, लेकिन मेरे सारे सपने धूमिल होते जा रहे हैं। और उस समय भी मैंने आपसे कहा था तो आपने कहा था कि ऐसे जगह पर मैं तुम्हारी शादी कर रहा हूँ कि तुम्हें पढ़ाई लिखाई में कोई रोक टोक नहीं होगा। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर तो ये लोग तैयार ही नहीं हैं। तब उसके माता पिता कहते हैं बेटी जो भी घर है वो तुम्हारा है और तुम अपने पति को, अपने सास ससुर को समझाओ, हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर वो तुम्हें पढ़ाना नहीं चाहते हैं तुम मत पढ़ो, क्या दिक्कत है, हर चीज़ की फैसिलिटी, हर चीज़ की सुविधा तो तुम्हारे घर में है, क्यों इतना परेशान हो रही हो। लेकिन वो अपने माता पिता से कहती है कि नहीं, यहाँ वाले लोग मानेंगे नहीं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के पास ही आ जाऊँ और वहीं पर आकर के मैं अपनी पढ़ाई लिखाई करूँ। लेकिन जो उसके पिता होते हैं वो सीधे उसको मना कर देते हैं और कहते हैं बेटी
तुम्हारे बाद भी मेरी 2 बेटियां हैं, उनकी भी मुझे शादी विवाह करना है और तुम हमारे सिर पर आकर के बोझ बनने की कोशिश मत करो। जो भी करना है तुम अपने ससुराल में करो, जैसे भी करना है, हम लोगों से इसके बारे में किसी भी तरह का बात मत करो। जब उसके माता पिता इस तरह से बिल्कुल ही उसको कह देते हैं तो बेचारी काफ़ी परेशान हो जाती है। अब इधर ससुराल से भी उसको मना कर दिया जाता है और उसके मायके वाले, उसके माता पिता भी जब मना कर देते हैं तो काफ़ी दुखी होती है। और उस दिन रात को सोने के बाद एक उसकी सहेली थी जिसकी शादी हुई थी और उसका पति दिल्ली में ही छोटा मोटा नौकरी करता था और वो अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में ही रहता था। उसको फ़ोन लगाती है और उससे बातें करती है और कहती है कि देखो, तुम्हें तो पता ही है कि मैं बचपन से एक अधिकारी बनना चाहती थी, लेकिन अब ऐसी मेरे साथ हो रहा है और मैं क्या करूं? मैं सोच रही हूं कि मैं भाग करके दिल्ली आ जाऊं। उसकी सहेली उसे मना करती है कि देखो, ये इतना बड़ा काम मत करो। लेकिन जब ये नहीं मानती है तो उसको अपनी सहेली से कहती है कि मुझे 1-2 दिन रुकने का किसी भी तरह से बंदोबस्त कर देना, बाकी मैं अपना सब कुछ देख लूँगी। उसकी सहेली मान जाती है और कहती है ठीक है, तुम मेरी सहेली हो, तुम्हारे लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। और उसके बाद उसी रात को जैसे ही ये मौका पाती है, सभी लोग सो जाते हैं, तो उस रात को अपने थोड़े बहुत कपड़े वगैरह रख करके और चुपचाप निकल जाती है। स्टेशन आती है और स्टेशन आकर के दिल्ली की ट्रेन पकड़ करके और वो दिल्ली पहुंच जाती है। अपनी सहेली से बात करती है, उसका एड्रेस लेती है और उसके एड्रेस पर उसके घर पहुंच जाती है और अपनी सहेली से कहती है कि मुझे सिर्फ 2 दिन का मोहलत दे दो, 2 दिन मैं तुम्हारे पास रहूँगी और उसके बाद मैं कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूँगी। वो 1-2 दिनों के लिए अपनी सहेली के पास रहती है और वहाँ से घूमते घूमते एक NGO के पास जाती है और NGO में जब मिलती है, अपना वहाँ पर मार्कशीट वगैरह 10th और 12th का दिखाती है, तो NGO वाले उसे कुछ स्कॉलरशिप वगैरह देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ स्कॉलरशिप के तौर पर उसे पैसा वगैरह NGO के थ्रू मिल जाता है और उसको लेने के बाद वो सीधे जा कर के एक बढ़िया सा एंड्रॉयड फ़ोन ख़रीदती है और वहीं NGO के बगल में जहाँ पर उसकी सहेली रहती थी, वहीं बगल में एक छोटा सा रूम किराए पर ले लेती है और वहीं पर रहने लग जाती है। वहीं पर रह कर के और बगल में ही एक कॉलेज था, वहाँ पर उसने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया, क्योंकि उसने पहले 12th पास कर लिया था और अब यहाँ आने के बाद उसने अपना एडमिशन ग्रेजुएशन में ले लिया और वहाँ पढ़ाई लिखाई करने शुरू कर देती है। बगल में ही एक अच्छी रेपुटेड कॉलोनी होती है, उन कॉलोनियों के घरों में जाती है और लोगों से कहती है कि अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो मैं उनको ट्यूशन पढ़ाना चाहती हूँ। लोग तैयार हो जाते हैं और उसे 8-10 ट्यूशन मिल जाता है और लोगों के घर में जाकर ट्यूशन पढ़ाने लग जाती है, अपना ग्रेजुएशन करने लग जाती है और इसी तरह से उसकी दिनचर्या कटने लग जाती है। दोस्तों, धीरे धीरे उसका ग्रेजुएशन शुरू हो गया था, ग्रेजुएशन होने लगता है। उसे किसी के थ्रू ये पता चलता है कि YouTube का चैनल बना करके भी कुछ पैसे कमाया जा सकता है। और जब ये देखती है YouTube पर कि बहुत सारे लोग जो बहुत सारे टीचर से वो भी पढ़ाई करती थी, अपनी तैयारी करती थी, और जब ये देखती है तो वो भी सोचती है कि क्यों ना मैं भी अपना चैनल बनाऊं और छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाऊं। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को तो मैं अच्छे तरीके से पढ़ा ही सकती हूँ। और अपना चैनल बनाती है, एजुकेशनल चैनल, और लोगों को ऑनलाइन पढ़ाने लग जाती है। देखते ही देखते धीरे धीरे ही 3-4 महीने में उसका चैनल मोनेटाइज हो जाता है और जब चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो उसके काफ़ी अच्छे व्यूज आने लगते हैं और यूट्यूब से उसे काफ़ी अच्छा पैसा आने लगता है। ये करते करते उसको 1 साल बीत गए होते हैं और फिर जब 1 साल बीत जाते हैं और यूट्यूब के थ्रू भी उसे काफ़ी पैसे जब आने लग जाते हैं तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा कर के UPSC का प्रिपरेशन करने लग जाती है। साथ में उसका ग्रेजुएशन भी चल रहा था और साथ में उसने कोचिंग में एडमिशन लेकर के UPSC की तैयारी करने लग जाती है। दोनों काम साथ में ही चल रहा था। 2 साल के बाद जैसे उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है और ग्रेजुएशन जैसे ही कंप्लीट होता है, पहला ही अटैम्प्ट उसने UPSC का दिया, लेकिन इस बार वो फेल हो जाती है। इस बार वो नहीं क्लियर कर पाती है, लेकिन अगली बार फिर जी जान लगा करके वो मेहनत करती है। इधर YouTube चैनल भी उसका काफ़ी अच्छा रन कर गया था, काफ़ी अच्छे पैसे आने लगे थे उसके पास, और जब पैसे काफ़ी आने लगते हैं तो उसका जो रहन सहन भी थोड़ा सा बदल जाता है। पढ़ाई लिखाई भी जी जान लगा करके करने लगती है। अब जो उसने लोगों के घरों में जाकर के ट्यूशन और कोचिंग पढ़ाना शुरू किया था, वो सारी चीज़ें बंद कर देती है और सारा जो समय होता है वो अपने पढ़ाई लिखाई पर और सिर्फ यूट्यूब चैनल पर लगाती है। यूट्यूब चैनल पर 1-2 घंटे काम करती है और बाकी समय वो अपनी पढ़ाई को देती है। जी जान लगा करके मेहनत करती है और सेकेंड अटैम्प्ट में उसने UPSC क्लियर कर लिया। इंटरव्यू वगैरह सारी चीज़ें जब क्लियर हो जाती है, फाइनली जब उसका सिलेक्शन हो जाता है तो उसे IPS कैडर मिलता है। दोस्तों, महिमा को जब ये पता चलता है उसे IPS कैडर मिला है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है
और जब वो ये सारी चीज़ें होती है तो धीरे धीरे पेपर, अखबार वगैरह और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से उसके माता पिता तक भी ये मैसेज पहुंचता है। उसका जो पति होता है विनोद, उसके पास तक भी ये मैसेज पहुंचता है कि जो महिमा थी वो एक IPS अधिकारी बन गई है। जब महिमा ने अपने ससुराल को छोड़ा था, अपने माता पिता से जब जिस दिन बात किया था, उस दिन के बाद से उसके माता पिता ने भी उसे ढूंढने की कोशिश किया था। तो ससुराल वालों ने कह दिया कि यहाँ से तो निकल गई है, अब पता नहीं कहाँ गई है, हमको पता नहीं है। तो उसके माता पिता ने ये सोच लिया था कि महिमा शायद इस दुनिया में नहीं है, वो ख़त्म हो चुकी है, अपनी लाइफ को उसने ख़त्म कर दिया है। और सभी लोग शांत बैठ गए थे। लेकिन जब न्यूज़ चैनल और पेपर के द्वारा उन लोगों को पता चलता है कि महिमा आज IPS अधिकारी बन गई है, तो उससे मिलने के लिए उसके माता पिता और उसका पति वगैरह सभी जाते हैं। लेकिन वो सभी को मना कर देती है और कहती है कि आप लोगों ने तो रिश्ते सही ढंग से निभाया नहीं। जिस समय आप लोगों की मुझे ज़रूरत थी उस टाइम आप लोगों ने तो मुझे दरकिनार कर दिया। इसलिए आप लोग अपनी लाइफ को अपने तरीके से जिए और मुझे अपने तरीके से जीने दीजिए। सभी लोग वहाँ से दुखी होकर के चले जाते हैं और उसके बाद महिमा अपने काम में व्यस्त हो जाती है। थोड़े दिनों तक वो DSP के तौर पर एक ज़िले में काम करती है और उसके बाद 2 साल के बाद फाइनली उसको SP बना दिया जाता है। और SP बनाने के बाद एक ज़िले का जब कार्यभार संभालती है, एक दिन वो किसी ज़रूरी मीटिंग या किसी केस के सिलसिले में अपनी गाड़ी से जा रही थी, तभी उसे धौला कुआं से आगे एक लाल बत्ती के पास, उसका जो नियुक्ति हुआ था दिल्ली में ही हुआ था, और एक दिन जब केस के सिलसिले में वो जा रही थी तो धौला कुआं के आगे लाल बत्ती के पास जैसे ही उसकी गाड़ी रुकती है तो वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा उसके गाड़ी के नज़दीक आता है और उस गाड़ी को खटखटाता है, उसके दरवाजे को, और उससे कुछ मांगता है। महिमा उसके तरफ देखती है तो उसकी हालत देख करके काफ़ी दुखी हो जाती है, क्योंकि वो जो बच्चा था उसका एक हाथ टूटा हुआ था, उसके फटे पुराने कपड़े थे, काफ़ी उसकी दयनीय स्थिति थी। महिमा उसके तरफ देख करके काफ़ी देर तक देखती रहती है और दुखी हो जाती है। उस बच्चे से कहती है कि बेटा तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? वो लड़का कहता है कि मेरा कोई माता पिता नहीं है, मैं एक अनाथ हूँ। ये बातें उसको हजम नहीं होती है और अपनी गाड़ी से बाहर निकल जाती है और उस लड़के को लेकर के रोड के किनारे आती है और उससे विधिवत सारी चीज़ें पूछने लग जाती है। अपने ड्राइवर से कहती है कि गाड़ी को साइड में लगा दो, और उससे जब उस लड़के से सब कुछ पूछने लगती है तो लड़का बताता है कि यहाँ पर मेरे और भी सारे दोस्त हैं जो यहाँ पर भीख मांगते हैं। सारे लड़के जब उसको देख करके वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं तो उसी में से एक लड़का था जिसका नाम भानु था। भानु ने जो SP मैडम को सारी चीज़ें बताने लगा। वो सारी चीज़ें बताता है कि यहाँ पर जितने भी लड़के भीख मांग रहे हैं सारे लोग अच्छे अच्छे घरों के हैं, इनको अगवा किया गया है, इनको उठाया गया है, इनको चोरी करके यहाँ पर लाया गया है। यहाँ पर एक बड़ा सा गैंग है, गैंग काम कर रहा है और इन लोगों का हाथ पैर वगैरह तोड़ करके और यहाँ पर लाल बत्ती पर इनसे भीख मंगवाया जाता है। ये सारी बातें जब भानु बताता है तो SP मैडम काफ़ी दंग रह जाती हैं, उनके आंखों से आंसू बहने लगता है और वो एक प्लान बनाती हैं और अगले दिन वैसे ही अपना भेष बना करके, बिल्कुल भिखारी की तरह से भेष बना करके और उसी लाल बत्ती के पास आकर के भीख मांगने लगती हैं। भीख मांगने के बाद वो भानु से भी कुछ बातें करती हैं और भानु को भी समझाती हैं कि क्या करना है। वो भीख मांगते समय अपने कपड़े में एक छोटा सा कैमरा भी लगा करके आया था उन्होंने, और कैमरा लगाई थी। जब शाम को ये बच्चे वहाँ से वापस जाने लगते हैं भानु वगैरह, तो उनके साथ वो भी उसी तरह से वापस उसके जिस जगह पर इन लोगों को जाना होता है, जहाँ पर गैंग का जो मेन जगह होता है, वहाँ पर उन लड़कों के साथ पहुँच जाते हैं। जैसे ही बच्चे पहुँचते हैं और जिस जगह पर गैंग के सदस्य रहते हैं वहाँ पर जब बच्चे शाम को पहुँचते हैं और सभी लोग अपना पैसा वगैरह वहाँ पर जो भी दिन भर इन्होंने कमाया था वो सारी चीज़ें जमा करवाते हैं, तो ये भी वहाँ पर अपना पैसा वगैरह सारी चीज़ें जमा करवाती हैं। जो गैंग के सदस्य थे इनको देखते हैं तो देख कर कहते हैं तुम कौन हो, तुम यहाँ पर कैसे आ गई हो? तो ये अपनी ऐसी हालत इन्होंने बना के रखा था पागल की तरह से कि इन्होंने ऐसी पागल की एक्टिंग किया कि गैंग वाले ये समझ जाते हैं कि ये एक पागल है और इससे हमें किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं है, और ये सोचते हैं कि एक जवान है, अच्छी है और पागल है तो इससे हमें काफ़ी अच्छा इनकम हो सकता है। फिर इनको समझाते हैं और कहते हैं कि देखो तुम्हें यहाँ पर जो भी खाने पीने को दिया जाएगा उसको खाओ पियो, और तुम भी इन लड़कों के साथ डेली काम करना और डेली तुम्हें खाने के लिए और रहने के लिए यहाँ पर जगह दिया जाएगा। ये अपनी गर्दन हिला देती है और वहाँ पर उस रात को सोती हैं और सोने के बाद बहुत सारी चीज़ें सोचती हैं। सुबह जैसे ही सभी बच्चे अपने अपने लाल बत्ती पर जा कर के भीख मांगते हैं, ये भी कैमरा लगा करके और वहाँ पर लाल बत्ती पर चली जाती हैं। यहाँ भी वो कैमरा लगा कर आई थी जहाँ पर इनका सारा जो व्यवहार था, जो भी इनका रहन सहन था, जहाँ पर ये लोग रह रहे थे, सारी चीज़ें उसमें रिकॉर्ड हो रही थी।
सुबह जब ये जाती हैं तो भानु को लेकर के सीधे वहाँ से पुलिस स्टेशन पहुँच जाती हैं और वहाँ जाने के बाद सारी चीज़ें भानु से पूछती हैं और भानु को बताती हैं कि भानु, मैं एक एसपी हूँ इस ज़िले की और तुम्हें किसी भी तरह के डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम सारी चीज़ें कोर्ट में चलकर सारा बयान दे देना। इनका सारा चीज़ें मैंने अपने कैमरे में तो रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन सिर्फ कैमरे की बातें नहीं मानी जाएगी। अगर तुम एक बार गवाही दे दोगे तो सारा चीज़ें खुल जाएगा और तुम सारे लोग इन लोगों के चुंगल से निजात हो जाओगे। भानु गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है और सुबह से शाम तक एसपी मैडम और भानु पुलिस स्टेशन में ही रहते हैं। पूरा वो प्लान सेटअप करती हैं, पूरी टीम अपनी तैयार कर लेती हैं और बताती हैं कि किस तरह से वहाँ पर जा कर के छापा मारना है। दोस्तों, इधर जैसे ही शाम होता है, शाम को जितने भी लड़के थे जो भीख मांगने वाले, वो वापस अपने वहाँ पर उस जगह पर पहुँच जाते हैं। उन लोगों के पास जब जाते हैं तो सबको गिनती करके अंदर किया जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि भानु तो यहाँ पर है ही नहीं और जो लड़की आज पागल की तरह से आई थी, जो भीख मांगने के लिए आई थी, वो भी नहीं है। तो वो जो गैंग वाले थे काफ़ी परेशान होते हैं और सोचने लगते हैं कि ज़रूर कुछ न कुछ दाल में काला है। ज़रूर ये लोग, वो जो लड़की आई थी, ये कोई किसी चीज़ के लिए पता करने के लिए आई थी और शायद ये लड़की भानु को लेकर के चली गई है। अगर ये लोग पुलिस के पास पहुंच जाएंगे तो हमारा पूरा पता उन लोगों को चल जाएगा और फिर हम लोग के लिए बहुत बुरा होगा। और उसके बाद ये लोग प्लान बनाने लगते हैं कि जल्दी से यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं इनको यहाँ से किसी दूसरे जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन तभी वहाँ पर एसपी मैडम भानु के साथ और अपनी पूरी पुलिस टीम के साथ इनका जो ठेका था, जो जिनका जो जगह था, उस पूरे जगह को घेर लिया जाता है। और घेरने के बाद जैसे ही ये लोग देखते हैं कि ये जो भिखारी के भेष में लड़की आई थी, ये तो एसपी है, ये एसपी के ड्रेस में अभी आई है, और भानु को देखते हैं तो वो लोग देख करके काफ़ी दंग रह जाते हैं। और उसके बाद एसपी मैडम कहती हैं कि तुम लोगों का पर्दाफाश हो चुका है, तुम लोग को पकड़ा जा चुका है, तुम लोग सारे पकड़े गए हो। तो उन लोगों का जो हेड होता है कहता है कि आप कुछ भी नहीं कर सकती हैं, आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, आप कोर्ट में किसी भी चीज़ को साबित नहीं कर सकती हैं। यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं कोई भी इसमें से गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। तभी वो भानु की तरफ देखती हैं, तो भानु की तरफ जैसे ही देखती हैं तो जो गैंग वाले होते हैं, जो गैंग लीडर होता है, वो भानु की तरफ देखकर कहता है कि अगर तुमने बताने की कोशिश की तो तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया जाएगा। भानु भी डर जाता है और वो भी गवाही देने से मना कर देता है। लेकिन तभी उसमें से एक लड़का होता है, वो बाहर आता है, जिसका नाम सनी होता है। सनी आता है और कहता है कि चाहे आप कुछ भी जो करना है कर दो, लेकिन मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही सनी गवाही देने के लिए तैयार होता है, सभी लड़कों के अंदर जोश आ जाता है और सभी लड़के कहते हैं कि हम भी गवाही देने के लिए तैयार हैं, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो जाए। और जब सारे लड़के तैयार हो जाते हैं तो एसपी मैडम काफ़ी खुश हो जाती हैं और उसके बाद सारे जितने भी गैंग वाले होते हैं सबको अरेस्ट कर लिया जाता है और अरेस्ट करके इनको कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में जब पेश किया जाता है तो कोर्ट इन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाती है। दोस्तों, इसके बाद एसपी मैडम ने सारे बच्चों का रेस्क्यू कराया था और सारे बच्चों को उनका एड्रेस पता करके उन सारे बच्चों को उनके घर तक पहुंचाया था। उनका जितना भी बच्चों का जो भी उनके शरीर में हानियां हुई थी वो सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट वगैरह कराती हैं और कुछ बच्चे सुधार में होते हैं, कुछ सुधर जाते हैं, लेकिन किसी बच्चों का हालत ज़्यादा ख़राब था, वो धीरे धीरे सुधार हो रहा था। और इस तरह से सारे बच्चों का उन्होंने रेस्क्यू कराया था और एक बड़ा सा गैंग था जो इस तरह का काम करता था, उसका पर्दाफाश किया था। और इसके बाद एसपी मैडम को वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे, जो मंत्री थे, उनके द्वारा उन्हें बहुत बड़े प्राइज से, बहुत बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी एक ईमानदार एसपी मैडम की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।